दोस्तों आज हम फिर से लेके आए हैं एक और मकोटो शिनकाई की बेहतरीन मूवी में से एक। ज्यादातर हम सभी ने मकोटो शिनकाई की मूवी में फैंटेसी से जुड़ी हुई चीजें देख रखी है, पर आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक फील करवाती है, जो हमें जिंदगी का एक ऐसा सच बताती है जिसे चाह कर भी हम मुंह नहीं फेर सकते। एक ऐसी ही कहानी आज हम लाए हैं जिसमें एक लड़का अपने प्यार के लिए तड़प रहा है, एक ऐसे प्यार की अधूरी कहानी जो कभी पूरी नहीं हो सकती। और इस खूबसूरत सी मूवी का नाम है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसे जापानीज में बियोशोको गो सेंची मितेरू नाम से जाना जाता है। इस मूवी को IMDb में मिले है 7.5 की रेटिंग एंड माय एनिमे लिस्ट में भी इस मूवी को 7.5 की ही रेटिंग मिली है। अब ज्यादा देरी न करते हुए इस खूबसूरत सी मूवी की कहानी को शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले PG एनिम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि ऐसी एनिमे से रिलेटेड वीडियो आगे भी आती रहे। दोस्तों इस मूवी को हमें 3 एपिसोड में दिखाया गया है और फर्स्ट एपिसोड का नाम है द चूसन चेरी ब्लॉसम। कहानी शुरू होती है 1991 से, जिसमें हमें एक लड़का और एक लड़की की कहानी बताई गई है, जिसमें एक लड़के का नाम तोनो ताकाकी होता है और लड़की का नाम अकारी शिनोहारा, जो असल में अलग अलग शहर में रहा करते थे। तोनो ताकाकी को टोक्यो के एक एलिमेंट्री स्कूल में ट्रांसफर लेना पड़ता है अपने पेरेंट्स की जॉब की वजह से, और इसके 1 साल बाद ही अकारी शिनोहारा को भी उसी एलिमेंट्री स्कूल में ट्रांसफर लेना पड़ता है अपने पेरेंट्स के जॉब के कारण। और ये दोनों पहली बार मिले थे एक दूसरे से, क्योंकि दोनों ही इंट्रोवर्ट थे जो ज्यादा अपने क्लासमेट के साथ नहीं रहा करते थे, जो अक्सर लाइब्रेरी में ही समय बिताया करते थे, जिस वजह से इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट भी एक जैसे थे। इंट्रोवर्ट होने की वजह से वो दोनों किसी भी क्लासमेट के साथ बातचीत नहीं किया करते थे और लाइब्रेरी में एक दूसरे के साथ पढ़ाई किया करते थे, जिस वजह से क्लास के बाकी सब स्टूडेंट उन्हें चिढ़ाया करते थे कि ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं। पर इन सब के बावजूद दोनों ने अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी और ऐसे ही समय के साथ साथ बड़े होते हुए इन दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती गई। एक दिन जब दोनों स्कूल से घर आते वक्त चेरी ब्लॉसम के ट्री के पास से गुजर रहे थे, तब अकारी ताकाकी को बताती है कि चेरी ब्लॉसम 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पेड़ से नीचे गिरते हैं। उन सारे चेरी ब्लॉसम को नीचे गिरते हुए देख अकारी ये भी कहती है कि ये सारे चेरी ब्लॉसम स्नोफॉल जैसे लग रही है, और यहाँ अकारी विश करती है कि वो अगले साल भी चेरी ब्लॉसम ताकाकी के साथ ही देखना चाहेगी। इसके कुछ महीने बाद एक रात ताकाकी को अकारी का कॉल आता है। अकारी ने टेलीफोन बूथ से ताकाकी के घर पर कॉल किया होता है। अकारी ताकाकी को बताती है कि उसे अब तोचिगी के किसी स्कूल में ट्रांसफर लेना होगा अपने पेरेंट्स की जॉब की वजह से, इसलिए वो स्कूल छोड़कर वहाँ शिफ्ट होने जा रही है और आगे की पढ़ाई भी वो वही करेगी। अकारी ताकाकी को ये भी बताती है कि वो चाहती थी कि वो अपनी आंटी के यहाँ रुककर यहाँ पढ़ सकती है, पर उसके पेरेंट्स ने उसे मना कर दिया, यह कहकर कि वो बहुत छोटी है। ये सारी बातें कहते हुए अकारी बहुत ही ज्यादा रो रही थी। ये सब सुन के ताकाकी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद से ही ताकाकी बहुत ही ज्यादा डिप्रेस रहने लग गया था। वो अकारी के बिना खुद को अकेला महसूस करने लगा था, मानो जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो, कि वो उसके बिना कुछ भी नहीं। इसके बाद समय आगे बढ़ते रहता है और उसके 6 महीनों बाद मिडिल स्कूल में पढ़ रहे ताकाकी को अकारी का पहला लेटर मिलता है, जिसके बाद ताकाकी भी अकारी के लिए एक लेटर भेजता है और तब से ही ये दोनों लेटर भेजकर ही एक दूसरे से बातचीत किया करने लगते हैं। ऐसे ही लेटर लिखते लिखते दोनों को 1 साल बीत जाता है और अब ताकाकी को पता चलता है कि उसे साल के अंत में कागोशिमा के स्कूल में ट्रांसफर लेना होगा अपने पेरेंट्स के जॉब की वजह से, जो कि बहुत दूर था शहर के दूसरी तरफ। और इस बात को ताकाकी लेटर के जरिए अकारी को बता देता है, क्योंकि अब ताकाकी अकारी से और भी ज्यादा दूर चले जाने वाला था, इसलिए ताकाकी कागोशिमा में शिफ्ट होने से पहले एक आखिरी बार अकारी से मिलना चाहता था, क्योंकि शायद ही वो फिर कभी अकारी से दोबारा मिल पाता। अब दोनों ही 4 मार्च को मिलने का तय करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को सालों बाद मिलने वाले थे। इससे ताकाकी अपने शहर से अकारी के शहर तक पहुंचने का एक प्लान बनाता है। ताकाकी के प्लान के अकॉर्डिंग उसकी ट्रेन एग्जैक्ट रात के 7 बजे उस स्टेशन पर पहुंच जाता जहां वो अकारी से मिल पाता, क्योंकि अकारी ने बताया था ताकाकी को लेटर के जरिए कि वो उसका उस स्टेशन के वेटिंग रूम में इंतजार करेंगी। इसके बाद ताकाकी तय किए गए दिन 4 मार्च को अकारी से मिलने के लिए ट्रेन पकड़ता है। ताकाकी के ट्रेन में बैठते ही स्नोफॉल भी शुरू हो जाता है। अब ताकाकी काफी ज्यादा नर्वस नजर आता है और बहुत ज्यादा बेकरार भी, क्योंकि वो काफी सालों बाद अकारी से मिलने वाला था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ही बाहर स्नोफॉल और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी और देखते ही देखते स्नोफॉल एक बर्फीले तूफान का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से ट्रेन को रुकना पड़ता है। ताकाकी इस वजह से थोड़ा घबराने लगता है, क्योंकि उसे 7 बजे तक उस स्टेशन तक पहुंचना था। ताकाकी अब अपने वॉच में देखता है कि 7 बज चुके हैं और उसे उस स्टेशन तक पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। ताकाकी अब सोचने लगता है अकारी अब उसकी चिंता कर रही होगी, जिस वक्त उन्होंने मिलने का तय किया था वो समय तो बीत चुका है। ट्रेन में हम देखते हैं कि ताकाकी ने अकारी के लिए एक लेटर लिख रखा था जो वो आज उसे देने वाला था। आई थिंक ताकाकी ने उस लेटर में अकारी के लिए अपनी फीलिंग्स लिखी हो। ताकाकी उस लेटर को पकड़े अकारी
के ख्यालों में होता है कि आखिरी बार जब अकारी ने उसे कॉल किया था तब वो उसे कई गुना ज्यादा अकारी उदास थी। ट्रेन बीच बीच में जिस भी स्टेशन में रुकती है वो लेट स्टार्ट होके और ज्यादा डिले होती जाती है। इसके कुछ समय बाद ट्रेन फिर से चलने लगती है। एक और स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन को फिर से रुकनी पड़ती है भारी बर्फबारी की वजह से, जिस कारण अब तकाकी को दूसरी ट्रेन पकड़नी होगी। पर बाहर उस स्टेशन पर खड़े ट्रेन के इंतजार में जैसे ही वो वेंडिंग मशीन से कुछ गर्म पीने को अपने कोट से पैसे निकालता है तभी एक ठंडी हवाओं को झोंका लेटर को ले उड़ता है। ये देखकर तकाकी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद तकाकी दूसरी ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन के अंदर हम देखते हैं कि तकाकी बड़ा निराश नजर आता है। वो देखता है कि अब तो 9 बजने वाले हैं, फिर भी वो अपना सफर जारी रखता है। इसके बाद अब ट्रेन जल्दी अकारी के स्टेशन पहुंचने वाली थी कि तभी ट्रेन को बीच में रुकना पड़ता है क्योंकि रेलवे ट्रैक पूरा बर्फ से भर चुका था। तकाकी जितना जल्दी पहुंचना चाहता था उतना और ज्यादा लेट होता जाता है। इसके बाद आखिरकार ट्रेन बिना रुके 2 घंटे तक चलती रही और फाइनली तकाकी की ट्रेन अकारी के स्टेशन पहुंच जाती है। ट्रेन से उतरते ही तकाकी वेटिंग रूम के पास जाता है और अपने सामने अकारी को बैठे हुए देखता है जो अब तक वही बैठ के उसका इंतजार कर रही थी। तकाकी अकारी के पास जाके उसे पुकारता है। जैसे ही अकारी अपना सर उठाकर ऊपर देखती है वो तकाकी का हाथ पकड़ लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। इसके आगे हम देखते हैं दोनों स्टेशन पर बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं और देखते हैं कि अकारी तकाकी के लिए खाना लाई थी। तकाकी को बहुत जोरों से भूख भी लगी हुई थी और वो अकारी के हाथ से बना हुआ खाना को खाता है जो उसे बहुत स्वादिष्ट भी लगता है। इसी बीच अकारी तकाकी से पूछती है कि वो उस शहर में शिफ्ट कब होने वाला है। तकाकी बताता है कि वो अगले हफ्ते कागोशिमा में शिफ्ट होने वाला है। इसके बाद स्टेशन बंद होने का टाइम हो जाता है तो दोनों ही स्टेशन के बाहर आ जाते हैं और अकारी तकाकी को एक चेरी ब्लॉसम के पेड़ के पास ले जाती है और गिरते हुए स्नोफॉल अकारी को चेरी ब्लॉसम की तरह लग रहे थे। तो अकारी की तकाकी के साथ चेरी ब्लॉसम वाली की गई विश भी एक तरह से यहाँ पूरी हो जाती है जो उसने पिछली बार मांगी थी। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं, फिर एक दूसरे को किस करते हैं। तकाकी इस समय अंदर से काफी ज्यादा खुश था पर बहुत ही ज्यादा सैड भी फील कर रहा था क्योंकि वो शुरुआत से ही जानता था कि वो दोनों हमेशा साथ नहीं रह सकते। तभी अचानक से अकारी तकाकी को हक करती है और तकाकी भी अकारी को अपने बाहों में कस के पकड़ लेता है। पास में एक छोटी सी झोपड़ी थी और दोनों उस झोपड़ी में पूरी रात एक दूसरे की बाहों में रहकर गुजारते हैं और अगले दिन सुबह होते ही तकाकी को वापस जाने का वक्त हो जाता है। अकारी तकाकी को ट्रेन पे सी ऑफ करने आती है। दोनों को देखकर लगता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ बताना चाहते हो पर वो बता नहीं पाते। फिर दोनों को एक दूसरे को टेक केयर बोलते ही ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। ट्रेन के जाते ही हम देखते हैं कि अकारी के पास भी लेटर होता है जो उसने तकाकी के लिए लिख रखा था पर वो लेटर तकाकी को दे ही नहीं पाई। और यहाँ ट्रेन के अंदर तकाकी सोचता है कि वो उस किस के बाद से अकारी को बता ही नहीं सका जो वो लेटर उसे देना चाहता था जो उसने रास्ते में आते वक्त खो दिया था। और एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद एपिसोड 2 शुरू होता है जिस एपिसोड का नाम होता है कॉस्मोनॉट। इसमें हम तकाकी के 4 साल बाद की आगे की कहानी देखते हैं जो कि अब हाई स्कूल के 3rd ईयर में होता है और साथ ही एक नई लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम कनाए सुमिडा होता है। कनाए को अपने मोटरसाइकिल से स्कूल जाते हुए देखते हैं। स्कूल पहुंचते ही वो पेड़ों के पीछे छुप छुप के किसी लड़के को देखती है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तकाकी होता है जो अब आर्चरी क्लब में होता है और अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। कनाए खुद को हौसला देते हुए तकाकी के पास जाती है और दोनों एक दूसरे को ग्रीटिंग करते हैं। तकाकी कनाए को पूछता है क्या तुम आज फिर से बीच पर गई थी। इस पर कनाए हाँ कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके आगे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर सारे स्टूडेंट को अपना फ्यूचर डिसाइड करने को कहता है और कनाए अपने इस सोच विचार में होती है। ब्रेक के टाइम पे कनाए को हम अपने क्लासरूम में देखते हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ जो आपस में अपने फ्यूचर यानी कि कौन से कॉलेज जाएंगे इस पर बातचीत कर रहे होते हैं। तभी उसके दोस्त कनाए से भी पूछते हैं पर कनाए तो अपने ही सोच में होती है। उनमें से एक दोस्त कहती है कनाए तो सिर्फ तकाकी के बारे में ही सोचती रहती है और कनाए को चिढ़ाते हुए वो ये भी कहते हैं कि जरूर उसकी टोकी में कोई गर्लफ्रेंड होगी। तभी कनाए थोड़ा गुस्से में होकर कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तो गाइज अब तो ये साफ है कि कनाए तकाकी को लाइक करती है। स्कूल खत्म होने के बाद कनाए को समुद्र किनारे देखते हैं जो गुमसुम सी बैठी होती है। तभी पीछे से उसकी बड़ी बहन आ जाती है और वो कनाए को समझाती है कि उसे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, वो जरूर सर्फिंग करना सीख जाएंगी। तो गाइस कनाए इस वजह से गुमसुम है कि वो अपनी सर्फिंग ठीक से नहीं कर पा रही होती है। कनाए अपनी बड़ी बहन को कहती है कहना तो आसान है पर तभी उसकी बड़ी बहन कनाए से कहती है तुम्हें किस बात की इतनी घाई है। कनाए बताती है कि वो ऐसे ही करती रही अपनी सर्फिंग वो कभी ग्रेजुएशन होने से पहले तक बता नहीं पाएगी। शायद से वो अपनी फीलिंग्स की बात कर रही हो जो सर्फिंग पूरा सीख लेने के बाद वो तकाकी को बताना चाहती हो। इसके आगे हम देखते हैं तकाकी को अपने आर्चरी क्लब में देर तक प्रैक्टिस करते हुए और कनाए भी अब उस जगह से
तकाकी स्कूल वापस आ जाती है अपनी बड़ी बहन के साथ। उसकी बहन उसे कहती है वो उसे घर छोड़ देगी, पर कनाए कहती है वो अपने मोटरसाइकिल से घर आ जाएगी। कनाए कार से निकलकर स्कूल के बिल्डिंग के पीछे आ जाती है और वो तकाकी का इंतजार करने लगती है। तकाकी को अपने क्लब से बाहर आते देख कनाए भी बाहर आ जाती है और तकाकी कनाए को साथ में घर चलने को पूछता है। फिर इसके बाद दोनों को एक साथ मोटरसाइकिल में घर जाते हुए देखते हैं। कनाए अपने मन ही मन सोचने लगती है कि वो कितनी ज्यादा खुश नसीब है कि वो तकाकी के साथ घर जा पा रही है, और साथ ही वो ये भी सोचती है कि वो कितनी ज्यादा बेवकूफ है जो ये सब हरकतें कर रही है, वो भी सिर्फ एक लड़के के लिए। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब तकाकी टोक्यो से कोकोशिमा शिफ्ट होने के बाद तकाकी पहली बार अपने न्यू स्कूल आता है जहाँ वो मिडिल स्कूल के सेकेंड ईयर में था। वही क्लासरूम में कनाए को उसी के क्लास में आए न्यू स्टूडेंट तकाकी को पहली बार देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि कनाए आगे भी तकाकी के साथ एक ही हाई स्कूल में साथ रहना चाहती थी, जिस वजह से उसने काफी ज्यादा स्टडी भी किया और आगे वो तकाकी के साथ एक ही हाई स्कूल में एक्सेप्ट भी हो जाती है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि कनाए एक शर्मीली टाइप की लड़की थी जो छुप छुप के तकाकी को स्टॉक किया करती थी। जब जब भी कनाए तकाकी को देखा करती थी तब तब उसका प्यार तकाकी के प्रति और ज्यादा बढ़ता चला गया। जैसे जैसे समय बीतता गया कनाए हिम्मत करके तकाकी के साथ थोड़ी बहुत बातें करने लगी। इसके बाद प्रेजेंट में हम दोनों को एक कन्वीनियंस स्टोर में देखते हैं। थोड़ी देर बाद तकाकी कन्वीनियंस स्टोर के बाहर आ जाता है और कनाए भी बाहर आ जाती है। वो देखती है कि तकाकी अपने सेल फोन से किसी और को मेल कर रहा है, जिसे देखकर वो बुरा महसूस करती है और मन ही मन सोचती है कि काश वो मेल मुझे करता। इसके बाद दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके अगले दिन देखते हैं कि हर स्टूडेंट ने अपना फ्यूचर करियर सर्वे फॉर्म को फिलअप कर पूरा कर दिया था, जिसका मतलब कि हाई स्कूल का ये थर्ड ईयर था और हर स्टूडेंट ने अपना डिसीजन ले लिया था कि वो आगे हायर एजुकेशन यानी कि वो कौन से कॉलेज में जाएंगे। पर कनाए ने कोई डिसीजन नहीं लिया था, जिसने उस फ्यूचर करियर के फॉर्म को फिलअप भी नहीं किया था, जो पूरी तरह से कंफ्यूज थी कि उसे आगे क्या करना है, जिस वजह से उसके टीचर उसे गाइड भी करते हैं। इसके बाद कनाए को सर्फिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जिसे उसकी बड़ी बहन भी देख रही होती है। अपने सर्फिंग प्रैक्टिस के बाद वो फिर से तकाकी का इंतजार करने लगती है, पर कुछ देर इंतजार करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि तकाकी वहाँ से पहले ही जा चुका था। घर जाते वक्त कनाए को तकाकी का स्कूटर दिखता है और वही थोड़ी दूर कनाए तकाकी को घास में अकेले बैठी हुई देखती है, जो बड़ा गुमसुम सा बैठा हुआ था और किसी को अपने फोन से मेल कर रहा था। तभी कनाए उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे पूछती है कि वो कौन से कॉलेज जाएगा, जिस पे तकाकी उससे कहता है कि वो टोक्यो के किसी कॉलेज में एडमिशन लेगा। ये सुन के कनाए तकाकी को कहती है कि उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि तकाकी यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता है, जिस पर तकाकी भी कनाए से पूछता है कि उसे आगे क्या करना है। इस पर कनाए कहती है कि उसे तो ये भी नहीं पता कि उसे कल क्या करना है। ये सुन के तकाकी कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हर कोई एक जैसा होता है और हर पल मैं भी चिंताओं में रहता हूँ, मैं बस उतना ही करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। और ये बात सुन के कनाए हैरान हो जाती है। इसके बाद घर जाते वक्त दोनों एक बड़ी सी गाड़ी में एक रॉकेट लॉन्चर की मशीन को देखते हैं। कनाए तकाकी को बताती है कि ये रॉकेट 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती है और वो इसे इसी साल लॉन्च करने वाले हैं। और यहाँ कनाए के घर में कनाए के परिवार वाले उसके फ्यूचर को लेकर चिंता कर रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम तकाकी को उसके घर पर देखते हैं, जो अकारी के ख्यालों में होता है कि कैसे वो अकारी के साथ किसी वीरान प्लानेट में है जहाँ सिर्फ वो दोनों ही है। जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि तकाकी जो अकेले में अक्सर मेल लिखा करता था, वो कभी वो किसी को भेजा ही नहीं करता था, वो बस उस फोन में अपनी फीलिंग्स लिख के डिलीट कर दिया करता था। तो गाइस आखिर यहाँ हुआ क्या? आखिर यहाँ ऐसा हुआ क्या जो तकाकी को खुद ही मेल लिखकर डिलीट भी करना पड़ रहा है, जबकि हम सब जानते हैं तकाकी के कागुशिमा में आने से पहले तक अकारी और तकाकी एक दूसरे को अक्सर लेटर भेजा करते थे। तो शायद से जब तकाकी टोक्यो से कागुशिमा नया नया शिफ्ट हुआ होगा, तब धीरे धीरे अकारी का लेटर भेजना तकाकी के लिए कम होता चला गया होगा और फिर एक वक्त ऐसा आया जब लेटर भेजना पूरी तरह से बंद हो गया होगा और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं रहे। शायद अकारी मूव ऑन कर चुकी थी और वो तकाकी को पूरी तरह भुला चुकी थी, पर तकाकी आज भी इतने सालों बाद भी उसे भुला नहीं पाया था। यहाँ तक कि तकाकी सपना भी देखता है जहाँ वो अकारी के साथ है। इसके अगले सीन में देखते हैं कि 6 महीने गुजर जाते हैं और कनाए को बीच पर देखते हैं। कनाए की बड़ी बहन कनाए से पूछती है कि क्या उसने अपने फ्यूचर को लेकर कुछ तय किया, जिसपे कनाए कहती है उसे फ्यूचर को तो पता नहीं, पर वो हर एक चीज एक एक करके करेगी। इसके बाद कनाए ऊंची लहरों पे सर्फिंग करने जाती है और इस बार वो बिना गिरे सर्फ अच्छे से कर पाती है, क्योंकि पिछले 6 महीनों से वो सर्फिंग करना सीख रही थी। और इस बार वो कॉन्फिडेंट होकर तकाकी को अपना लव कन्फेस करने का तय करती है। स्कूल में कनाए अपने दोस्तों को भी बता देती है कि आज वो अपने प्यार का इजहार करेगी। कनाए आर्चर क्लब के बाहर तकाकी का बेसब्री से इंतजार करने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है अगर आज उसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, जिस दिन वो लहरों पर दोबारा सवारी करना सीख चुकी है, अगर आज उसने ऐसा नहीं किया तो वो दोबारा कभी ऐसा नहीं कर पाएगी। तभी तकाकी के बाहर आते ही कनाए बहुत ज्यादा घबरा जाती है और शर्म के मारे लाल हो जाती है। इसके बाद दोनों अपने स्कूटर पे घर जाते वक्त कन्वीनियंस स्टोर पर रुकते हैं। अब कनाए को समझ नहीं
आ रहा होता कि वो तकाकी से अपनी दिल की बात कैसे कहे। तभी अचानक बिना कुछ कहे तकाकी की शर्ट पीछे से खींच के उसे रोक लेती है। तकाकी उसे पूछता है क्या हुआ, पर कनाए कुछ कह ही नहीं पाती और वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। इसके बाद दोनों अपने अपने स्कूटर से जाने लगते हैं, पर कनाए देखती है कि उसका स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। इसलिए तकाकी उसके स्कूटर को देखता है और वो बताता है कि स्पार्क प्लग खराब हो चुका है। इसे देखकर कनाए कहती है कि वो यहाँ से पैदल ही चली जाएगी। इसे सुनकर तकाकी भी कहता है कि आज हम दोनों एक साथ पैदल ही घर की तरफ चलते हैं। घर की तरफ जाते जाते पूरे रास्ते उन दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी सी थी। बेचारी कनाए कुछ कह पाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी और अचानक उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कनाए अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश करती है, पर कनाए से अपने आंसू कंट्रोल ही नहीं हो पाते और वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तकाकी पीछे मुड़ के कनाए को रोता हुआ देखता है और घबराते हुए उसे पूछता है कि क्या हुआ, पर कनाए कहती है कुछ नहीं। साथ ही कनाए मन ही मन में तकाकी से कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे साथ इतनी अच्छी तरह से पेश मत आया करो। तभी अचानक जापान की नेशनल स्पेस एजेंसी द्वारा एक रॉकेट ऊपर आसमानों में लॉन्च होता है, जिसे तकाकी और कनाए उस रॉकेट को आसमानों में जाता हुआ देखते हैं और कनाए भी जिसे देखकर चुप हो जाती है। दोनों फिर से अपने घर की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में कनाए तकाकी के बारे में सोचती है कि वो अब समझने लगी है कि तकाकी बाकी लड़कों से अलग क्यों है, और साथ ही वो जान गई थी कि तकाकी तो कभी उसकी ओर देखता ही नहीं था, जिस वजह से वो अपनी दिल की बात तकाकी को बता ही नहीं पाई, क्योंकि तकाकी तो बस कनाए को अपना अच्छा दोस्त मानता था। इसके बाद तकाकी कनाए को उसके घर छोड़ अपने घर की ओर निकल पड़ता है और कनाए को भी ये रियलाइज हो जाता है कि तकाकी की नजर तो हमेशा से कहीं दूर ही देख रही थी। वो उसे कभी भी वो नहीं दे पाएगी जिसकी तकाकी को तलाश है। तकाकी को पाने की उसकी विश कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसा सोचकर कनाए ये डिसाइड करती है कि वो कभी भी अपना प्यार तकाकी से कन्फेस नहीं करेगी, पर वो तकाकी से प्यार करना भी कभी नहीं छोड़ेगी और वो उसे हमेशा बेइंतहा प्यार करेगी। ऐसा सोचकर कनाए रोते रोते ही सो जाती है और एपिसोड 2 भी यही खत्म हो जाता है। इसके बाद एपिसोड 3 शुरू होता है, जिसका नाम है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसमें हम तकाकी और अकारी के आगे की कहानी देखते हैं। अब यहाँ साल होता है 2008 का। तकाकी अब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर टोक्यो शहर में रहने लगा था और एक कंपनी में प्रोग्रामर की जॉब करता है, लेकिन तकाकी इन सब से खुश नहीं था जैसी उसकी अभी जिंदगी चल रही थी, क्योंकि वो आज भी वो अकारी को भुला नहीं पाया है और वो बहुत ही डिप्रेशन में होता है। ना चाहते हुए भी तकाकी बस अपनी आगे की जिंदगी उन बीती हुई पुरानी यादों के साथ काट रहा था। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि तकाकी की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम रिजा मिजुनो है। रिजा तकाकी को एक मैसेज भेजती है। तकाकी उस मैसेज को पढ़ता तो है, पर वो उसे रिप्लाई नहीं करता, जो हमें सिग्निफाई करता है कि आखिरकार इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। रिजा पिछले 3 सालों से तकाकी की गर्लफ्रेंड थी, पर तकाकी को ऐसा लगा करता था कि चाहे वो दोनों एक दूसरे को हजारों मैसेज ही क्यों न कर दे, पर उसका दिल 1 सेंटीमीटर भी रिजा के करीब नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उसका दिल तो आज भी किसी और के लिए धड़कता है और आज भी तकाकी अकारी के प्रति उन भावनाओं को नहीं भुला सका था और उन भावनाओं में और ज्यादा खोने की वजह से तकाकी को अब खालीपन सा एहसास होने लगा था और इन सबसे थक हार कर तकाकी को अब लगने लगा था कि अब उसके दिल में दर्द के अलावा कुछ नहीं है। जिसके बाद तकाकी एक दिन अपनी जॉब छोड़ देता है और अपने गुजारे के लिए फ्रीलांसर का जॉब करने लगता है। और वही दूसरी तरफ हम अकारी को इवाफुने स्टेशन पर देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि अकारी की तो अब एंगेजमेंट हो चुकी है, जो अपने मंगेतर से मिलने टोक्यो जा रही होती है। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि एक दिन अकारी को अपने घर में एक बॉक्स के अंदर वही 13 साल पुराना लेटर मिलता है जो उसने अपने स्कूल के दिनों में तकाकी के लिए लिखा था। और जब तकाकी 13 साल पहले उससे मिलने आया था तब वो उसे वो लेटर दे ही नहीं पाई थी। इस लेटर को देख के अकारी की पुरानी यादें ताजा हो जाती है। और वही दूसरी ओर हम तकाकी को एक कन्वीनियंस स्टोर में मैगजीन पढ़ते हुए देखते हैं, जिसके बाद अकारी और तकाकी अपने पिछले रात के सपनों को याद कर रहे होते हैं, जहाँ वो अपने सपनों में अपनी आखिरी मुलाकात को जी रहे होते हैं और दोनों विश करते हैं कि वो दोनों किसी दिन चेरी ब्लॉसम को फिर से एक साथ देखेंगे। इसके बाद आगे हमें ये भी पता चलता है कि अकारी भी अपने स्कूल के टाइम पे तकाकी के लिए लेटर लिखा करती थी, पर वो भी उसे भेज नहीं पाती थी। और साथ ही अकारी भी तकाकी के ही तरह हमेशा लेटर आने का इंतजार किया करती थी, पर उसे भी लेटर नहीं मिला करता था तकाकी की ओर से। अब ये तो हमें पता चल चुका है कि अकारी भी लेटर लिखा करती थी, पर वो उसे तकाकी को भेजा नहीं करती थी। शायद से तकाकी के कागोशिमा शिफ्ट होने के बाद से दोनों के बीच लेटर भेजना कम होता चला गया होगा। कम होते होते लेटर भेजना इतना कम हो गया होगा कि वो एक वक्त में पूरा ही बंद हो गया होगा। अब प्रेजेंट में अकारी को अपने मंगेतर से मिलते हुए देखते हैं, जो टोक्यो आई थी, क्योंकि अगले महीने ही वो शादी करने वाली है। इसके कुछ दिनों बाद अकारी उसी रास्ते से गुजरती है जहाँ उसने बचपन में तकाकी के साथ चेरी ब्लॉसम देखा था। जब वो वहाँ के रेलवे क्रॉस करके आगे बढ़ रही होती है, तभी अचानक तकाकी भी वहाँ से गुजरता है। दोनों को एक दूसरे का एहसास होता है, फिर दोनों ही रुककर एक दूसरे की ओर देखने के लिए पलटने लगते हैं, पर दोनों एक दूसरे को देख पाते तभी उनके बीच ट्रेन आ जाती है। तकाकी ट्रेन के जाने का इंतजार करता है। जैसे ही ट्रेन उस रेलवे क्रॉस को पार कर गुजर जाती है, तकाकी सामने देखता
देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता क्योंकि अकारी तब तक वहाँ से जा चुकी थी। फिर तकाकी स्माइल करता है और वहाँ से अपने रास्ते जाने लगता है और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है और इसके साथ ही ये मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों एनिमे में तो मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है पर मांगा में हमें कनाए की आगे की कहानी जानने को मिलती है। मांगा में हमें बताया गया है कि कनाए फ्यूचर में एक नर्स बन चुकी है और इतने सालों बाद भी वो तकाकी को भुला नहीं पाई है। इसलिए कनाए की बड़ी बहन कनाए को टोक्यो जाकर तकाकी को ढूंढने कहती है। इसके बाद कनाए भी टोक्यो जाने का तय करती है ताकि वो तकाकी को ढूंढ सके। कनाए के टोक्यो आने के बाद कनाए उसी चेरी ब्लॉसम वाले एरिया से गुजरती है इस उम्मीद के साथ कि शायद वो वहाँ तकाकी से मिल पाए क्योंकि तकाकी पहले उसी जगह आसपास ही रहा करता था। पर कनाए को तकाकी कहीं नहीं मिलता और वो एक बेंच पर आकर बैठ जाती है। तभी उसे उसकी बड़ी बहन का कॉल आता है जिसने कहीं से तकाकी के पेरेंट्स का फोन नंबर ढूंढ निकाला था। अपनी बहन से बात करने के बाद कनाए तकाकी के बारे में सोच ही रही होती है पर तभी अचानक अपने सामने से वो किसी आदमी को गुजरते हुए देख के हैरान हो जाती है और यहीं पर मांगा भी खत्म हो जाता है। आखिर ये आदमी था कौन यह हमें मांगा में नहीं बताया गया है। अब इसके आगे क्या हुआ होगा ये तो हमारे ऊपर है। क्या वो तकाकी था या कोई और। शायद जिस तरह कनाए हैरान होकर उस आदमी को देख रही थी शायद वो तकाकी ही हो और ऐसे ही हमारी ये कहानी भी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।